नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी रीवा जिले के मूगंज की है। ये बात 2022 की है। मूगंज में दामोदर पहाड़ नाम की एक जगह है। इसी जगह शीला गौड़ का परिवार रहता था। शीला गौड़ की शादी जड़कुड़ गांव के रहने वाले राम सुहावन से हुई थी। शीला का कोई भाई नहीं था, सिर्फ एक बहन थी। इसलिए शीला के पिता लाल बहादुर ने एक शर्त रखी थी। शादी के बाद घर जमाई बनकर रहना होगा। 2 साल पहले हुई शादी की शर्त के मुताबिक शादी के बाद राम सुहावन अपनी ससुराल दामोदरगढ़ में घर जमाई बनकर रह रहा था। राम सुहावन अक्सर अपने पिता से मिलने आता था और फोन पर भी बात करता था। लेकिन जब 3 महीने तक राम सुहावन का कोई खबर नहीं आया और वह घर भी नहीं लौटा, तो उसके पिता को चिंता हुई। तो राम सुहावन का पिता मोगंज थाना सीमा में बसे अपने समधी के घर दामोदरगढ़ पहुंच गया। समधी को घर आया देखकर राम सुहावन के ससुर लाल बहादुर गौड़ ने अपने दामाद राम सुहावन के बारे में पूछा तो वह चौंक उठे। उन्होंने अपने समधी को बताया कि वे तो खुद बेटे की कोई खबर 4 महीने से न मिलने के कारण उसके हाल चाल लेने यहां आए थे। इस पर लाल बहादुर ने उन्हें बताया कि मालूम नहीं कोई 3 महीने पहले दामाद जी अचानक ही कहीं चले गए थे। तभी से वे लोग यह मानकर चुपचाप बैठे थे कि शायद दामाद जी का यहां मन नहीं लग रहा है, इसीलिए वापस अपने घर गए होंगे। राम सुहावन के पिता को समधी की बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने गांव लौटकर अपने भतीजे बहादुर को दामोदरगढ़ भेजा ताकि वह राम सुहावन का पता लगा सके। बहादुर दामोदरगढ़ पहुंचकर वहां रहने वाले एक और रिश्तेदार बिट्टू गौड़ से मिला। बिट्टू ने बताया कि राम सुहावन 3 महीने से लापता था। चूंकि राम सुहावन के ससुराल वालों ने दामाद के अचानक गायब हो जाने की न तो खोज की थी और न ही इसके बारे में राम सुहावन के पिता को कुछ बताया था। इस वजह से बहादुर और बिट्टू को यह मामला संदिग्ध लगने लगा। इसी बीच बिट्टू ने बहादुर को बताया कि गांव के पास दामोदर पहाड़ी पर एक आदमी का कंकाल पड़े होने की चर्चा कई दिनों से गांव में हो रही थी। यह सोचकर कि वह कंकाल राम सुहावन का हो सकता है, बहादुर और बिट्टू ने शक के आधार पर दामोदर पहाड़ी की ओर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने किसी मानव की बिखरी हुई हड्डियां देखी। बहादुर ने तुरंत राम सुहावन के पिता को गांव से बुलवाया और उन्हें कंकाल दिखाया। इसके बाद उन्होंने मूगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और राम सुहावन की हत्या का शक जताया। साथ ही उन्होंने उसके ससुराल वालों पर भी शक जताया, यह मानते हुए कि हो सकता है कि ससुराल वालों ने ही उसे नुकसान पहुंचाया हो। मामला गंभीर होने के कारण मूगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने इस बारे में एसडीओपी मूगंज नवीन दुबे को जानकारी दी। इसके बाद श्वेता मौर्य ने अपनी टीम के साथ 25 दिसंबर की दोपहर दामोदर पहाड़ी पर खोजबीन के लिए पहुंची। वहां काफी तलाश के बाद केवल मानव शरीर की पैर की हड्डियां ही मिली। अगले दिन एसडीओपी नवीन दुबे अपनी टीम एफएसएल और डॉग स्क्वाड के साथ पहाड़ी पर पहुंचे। वहां खोज के बाद एक मानव खोपड़ी, कुछ हड्डियां, आधार कार्ड, पीले रंग की राखी, काले रंग का एक ब्रेसलेट और रुद्राक्ष में ओम लिखी लॉकेट वाली माला, इन चीजों के अलावा मौके पर मिली चप्पल, पैंट शर्ट आदि के आधार पर राम सुहावन की बहन और पिता ने कंकाल की पहचान राम सुहावन के रूप में कर दी। इसके बाद एसडीओपी श्री दुबे ने राम सुहावन के पिता से रक्त का नमूना लिया और कंकाल के साथ डीएनए मिलान के लिए भेज दिया। राम सुहावन का कंकाल मिलने के बाद उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों ने उसकी ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने राम सुहावन के ससुर लाल बहादुर, पत्नी शीला और साली मीना से पूछताछ की। एसडीओपी श्री दुबे ने पाया कि परिवार के सभी सदस्यों के बयान में काफी अंतर था, इसलिए उन्होंने संदिग्धों को कड़ी पूछताछ की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रीवा नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव वालों और राम सुहावन के ससुराल वालों से भी बात की। यह कहना जरूरी था कि राम सुहावन के अचानक लापता हो जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने 3 महीने तक न तो उसकी कोई खबर ली और न ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने राम सुहावन के पिता को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसलिए पुलिस को यह शक था कि राम सुहावन की हत्या में उसकी ससुराल वालों का हाथ हो सकता है। इसलिए मुखबिरों की मदद से गहराई से जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने संदिग्ध लाल बहादुर से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में लाल बहादुर ने सिंगरौली निवासी अपने साढ़ू के 2 बेटों कमल और सुनील के अलावा गांव के दल प्रताप गौंड, वंश बहोर गौड़, शिव बहादुर और बब्बू गौंड के साथ मिलकर राम सुहावन की हत्या करना स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हत्या में प्रयुक्त लाठी बरामद की। फिर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया और जेल भेज दिया। इसके बाद घर जमाई की हत्या की पूरी कहानी सामने आई। 2 साल पहले लाल बहादुर ने अपनी बड़ी बेटी शीला की शादी राम सुहावन से इस शर्त पर की थी कि शादी के बाद वह घर जमाई बनकर लाल बहादुर की खेती में मदद करेगा। शादी के बाद कुछ दिनों तक शीला अपने पति के साथ उसके घर जड़कुड़ में रही, लेकिन फिर वह मायके आ गई थी। शीला के मायके लौटने से सबसे ज्यादा खुश उसकी छोटी बहन मीना थी, क्योंकि शीला के बिना घर में सब कुछ सूना सूना सा लगता था। मीना 18 साल की हो चुकी थी और अपनी बड़ी बहन शीला से सुंदरता में कहीं आगे थी। गांव के माहौल में पली बढ़ी मीना 18 की उम्र में ही काफी बड़ी दिखने लगी थी। इस कारण राम सुहावन अक्सर अपनी खूबसूरत साली से छेड़छाड़ और हंसी मजाक करता रहता था। मीना इसे सिर्फ हंसी मजाक समझकर बुरा नहीं मानती थी और इसे एक सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीजा की नीयत में उसके लिए कितना बड़ा पाप पल रहा था। इसी बीच एक दिन जब मीना नहाकर कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक राम सुहावन वहां पहुंच गया। यह देखकर मीना जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई, जबकि राम सुहावन मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। इसके 1-2 दिन बाद मौका निकालकर राम सुहावन अपनी साली को अकेले खेत की तरफ ले गया और बोला, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? सोचता हूं काश तेरे साथ मेरी शादी हुई होती तो कितना अच्छा होता। राम सुहावन शातिर था, वह समझ गया कि उसका काम बन चुका है। बस शर्म के कारण मीना हां कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इसलिए उस दिन के बाद उसे जब भी मौका मिलता वह मीना से एक बार अकेले मिलने के लिए उसके हाथ पैर जोड़ने लगता। सच बात तो यह थी कि जीजा की बातें सुनकर मीना के मन में भी अजीब सी मिठास घुलने लगी थी। इसलिए वह उसकी बातें सुनकर न तो हां करती और न ही मना करती। इसका फायदा उठाकर राम सुहावन की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन मौका पाकर राम सुहावन ने मीना को जबरन प्यार के सारे पाठ पढ़ा दिए। हालांकि मीना ने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस बारे में हल्ला हो और उसकी बहन की जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि राम सुहावन मौका मिलने पर मीना के साथ भी संबंध बनाने लगा। एक समय ऐसा आया जब राम सुहावन आए दिन रात के समय बीवी के सो जाने के बाद दबे पांव साली के कमरे में आकर उसके साथ सोने लगा। राम सुहावन घर जमाई बनकर रहते हुए उसके दोनों हाथ में लड्डू थे, जिसका वह भरपूर फायदा उठा रहा था। लेकिन इस अवैध संबंध का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में मीना को भी इसकी लत लग गई। इसलिए वह खुलकर राम सुहावन का साथ देने लगी, जिससे दोनों ही एक दूसरे के बुरी तरह से दीवाने हो गए। घटना के दिन सिंगरौली में रहने वाली शीला और मीना की मौसी के दोनों बेटे कमल और सुनील गौंड दामोदरगढ़ आए हुए थे। साढ़ू के बेटों के आने के खुशी में लाल बहादुर ने उस रोज रात के समय अपने घर में दारू मुर्गा की पार्टी आयोजित की थी, जिसमें उसने गांव में रहने वाले अपने भतीजे और 1-2 दोस्तों को भी बुलाया। देर रात तक शराब और मुर्गा का दौर चलने के कारण सभी लोग गहरे नशे में आ गए, जिससे लाल बहादुर ने सभी को अपने घर पर ही रोक लिया। रात 2 बजे के आसपास पार्टी खत्म हुई तो राम सुहावन उठकर अपने कमरे में जाते समय साली के कमरे के सामने से गुजरा तो यह सोचकर कि बीवी सो रही होगी और घर के सभी मर्द शराब के नशे में बेहोश है, वह पत्नी के पास जाने के बजाय साली मीना के पास जाकर उसके बिस्तर में घुस गया। राम सुहावन का मानना था कि उसे साली के कमरे में घुसते किसी ने नहीं देखा, लेकिन संयोग से जब वह मीना के कमरे में दबे पांव दाखिल हो रहा था, उसी वक्त पीछे आ रहे उसके एक मौसेरे साले ने राम सुहावन को ऐसा करते देख लिया। राम सुहावन का वह साला भी नशे में था, जवान तो था ही, सो आधी रात को जीजा को साली के कमरे में जाते देख उसका दिमाग घूम गया। नशे के कारण उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वह वापस जाकर अपने एक भाई और लाल बहादुर के भतीजे को बुला लाया और उन्हें पूरी बात बताई। सभी नशे में थे, इसलिए तीनों एक मत होकर कुछ देर तक तो चुपचाप खड़े रहे। जब उन्हें लगा कि अगर राम सुहावन कुछ गलत नियत से मीना के पास गया है तो अब तक अपने कपड़े उतार चुका होगा, इसलिए तीनों एक साथ मीना के कमरे में दाखिल हो गए। मीना और राम सुहावन तो मौका मिलते ही एक दूसरे में डूब चुके थे, इसलिए राम सुहावन को साली के साथ रंगे हाथ पकड़ लेने पर वे उसके संग मारपीट करने लगे। नशा अगर सालों को था तो बहनोई कौन सा होश में था। वह शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे तीनों को वहां से निकल जाने को कहने लगा। इस बीच शोर सुनकर लाल बहादुर और उसके दोस्त भी मौके पर आ गए, जहां पूरी बात जानने के बाद सबने मिलकर राम सुहावन को पीटना शुरू कर दिया।
यह देखकर राम सुहावन घर से निकलकर जंगल की तरफ भागा तो लाल बहादुर भी अपने साथियों के संग उसे पकड़ने पीछे पीछे भागा। कुछ दूर जाकर राम सुहावन ठोकर खाकर गिर गया। पीछे से आए हमलावरों ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसलिए सभी ने मिलकर उसकी लाश को दामोदर पहाड़ी पर पत्थरों की ढेर के नीचे दबा दी और वापस घर आ गए। कुछ दिनों में राम सुहावन के अचानक लापता हो जाने की खबर गांव में भी फैल गई। लोग यह मानकर चुप रहे कि शायद ससुराल में मन न लगने के कारण राम सुहावन वापस अपने घर चला गया होगा। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब 3 महीने तक कोई खबर न मिलने पर राम सुहावन के पिता गांव में उसकी खोज खबर लेने पहुंचे, जिससे बात निकली तो दूर तक गई और राम सुहावन की हत्या की बात सामने आने से पुलिस ने उसके ससुर सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज की दूसरी कहानी केरल के तिरुवनंतपुरम की है। ये बात 1992 की है। केरल के कोट्टायम में सेंट पायस एक्स कॉन्वेंट नाम की धार्मिक संस्था है। इसी धार्मिक संस्था में 21 साल की सिस्टर अभया प्री कोर्स की पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ने में होशियार थी और वह बड़ी होकर समाज की सेवा करना चाहती थी, इसलिए अभया कॉन्वेंट में रहकर पढ़ रही थी। सिस्टर अभया के माता पिता का नाम थॉमस और लीला था। उसका एक भाई भी है, बिज्जू थॉमस। वे एक साधारण ईसाई परिवार से थे। सिस्टर अभया के माता पिता केरल के कोट्टायम जिले में ही रहते थे। सिस्टर अभया पढ़ाई के दौरान जब वह नन बनी तो उनका बिना थॉमस नाम बदलकर अभया रख दिया गया। वह सेंट जोसेफ कैंग्रीगेशन ऑफ रिलीजियस सिस्टर्स की सदस्य थीं। 27 मार्च 1992 की सुबह 4 बजे सिस्टर अभया अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए उठी। उन्होंने 4 बजे का अलार्म सेट किया था। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए वह पानी लेने के लिए किचन में गईं, लेकिन वह वापस अपने कमरे में नहीं लौटी। किचन से लौटकर सिस्टर अभया अपने कमरे में नहीं आई। जब उनके साथ रहने वाली अन्य ननें उठीं और उनके कमरे में गईं, तो वह वहां भी नहीं थी, जबकि उस समय वह कमरे में ही होनी चाहिए थी। सिस्टर अभया की चिंता बढ़ी और उनके साथ रहने वाली ननें उनकी तलाश में जुट गईं। जब वे किचन तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। पानी की एक बोतल खुली पड़ी थी और उसका पानी फर्श पर फैल चुका था। बोतल के पास ही सिस्टर अभया की एक चप्पल भी पड़ी थी। इसके बाद सिस्टर अभया की तलाश और भी बढ़ाई गई, लेकिन उनका कहीं भी कोई पता नहीं चला। जल्द ही यह खबर पूरे कंपाउंड में फैल गई कि सिस्टर अभया गायब हैं। जब सूरज की रोशनी फैलने लगी तो किसी ने कंपाउंड में बने कुएं के पास सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल देखी। चप्पल के पास होने से यह अनुमान लगाया गया कि शायद वह कुएं में गिर गई हों। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने कुएं की तलाशी ली और वहां सिस्टर अभया की लाश मिली। अब तक सुबह के करीब 10 बज चुके थे। पुलिस ने सिस्टर अभया की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान सिस्टर अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास पुलिस को पड़ी मिली। पुलिस ने देखा कि फ्रिज का दरवाजा भी खुला था और पानी की एक बोतल फर्श पर पड़ी थी, जिससे पानी भी फैला हुआ था। यह सब इस बात का संकेत था कि फ्रिज से पानी की बोतल निकाली गई थी। सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल पुलिस को कुएं के पास पड़ी मिली और अब पुलिस यह सोच रहे थे कि वह कुएं के पास कैसे पहुंची। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरकार सबने यही अनुमान लगाया कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि यह मानना कठिन था कि वहां हत्या करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट था कि सिस्टर अभया की मौत पानी में डूबने से हुई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि उनके शरीर पर जो चोटें थीं, वे कुएं में गिरने के कारण आई थीं। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबूत मानते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि सिस्टर अभया ने आत्महत्या की थी। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सच मानकर मामले को खत्म कर दिया, लेकिन स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली अन्य ननों को इस जांच और रिपोर्ट पर भरोसा नहीं था। एक महत्वपूर्ण वजह यह थी कि एक नन ने उसी सुबह किचन के पास हॉस्टल की प्रभारी सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोट्टूर और एक अन्य फादर जोस पुथरुक्कयल को देखा था। यह तथ्य और भी चौंकाने वाला था क्योंकि ननों का हॉस्टल था और वहां फादरों का जाना मना था। सिस्टर अभया की चप्पल का किचन में और कुएं के पास पाया जाना यह सवाल उठाता था कि अगर वह आत्महत्या करने गईं तो ये दोनों चीजें क्यों छोड़ दी।
अगर वह सचमुच आत्महत्या करने जाती तो शायद वह फ्रिज का दरवाजा बंद करके और चप्पल पहनकर सीधे कुएं में कूद जाती। किचन का सामान अस्त व्यस्त होना भी इस बात की ओर इशारा करता था कि वहां कुछ और हुआ था। इस सब से यह स्पष्ट होता है कि सिस्टर अभया की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि किसी और कारण से हुई थी और यह घटना एक हत्या की ओर इशारा करती थी। हॉस्टल की 66 नन्नों ने केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरण को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की, क्योंकि उन्हें पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि घटनास्थल की स्थिति और सबूतों से यह साफ होता है कि सिस्टर अभया की मौत किसी और कारण से हुई थी, न कि आत्महत्या। नन्नों ने सीबीआई से निष्पक्ष जांच की अपील की ताकि सच्चाई का पता चल सके और दोषियों को सजा मिल सके। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की तो उस नन ने बताया कि उस रात उसने हॉस्टल के किचन में सिस्टर सेफी के अलावा 2 फादर थॉमस कोटूर और जोस पुथरुक्कयल को देखा था। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को एक और अहम गवाह मिला, एक चोर जिसका नाम अदक्का राजा था। वह उसी रात कॉन्वेंट में चोरी करने आया था। दरअसल राजा आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए छत पर लगे तांबे के तार चुराने के इरादे से वहां पहुंचा था, लेकिन चोरी के दौरान उसने कुछ ऐसा देखा जिसने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया। अदक्का राजा जब छत पर चढ़कर तार चोरी करने जा रहा था, तभी उसने देखा कि सिस्टर सेफी, फादर थॉमस कोटूर और फादर जोस पुथरुक्कयल टॉर्च लिए किचन के दरवाजे पर खड़े थे। बाद में जब राजा ने सिस्टर अभया की मौत की खबर अखबारों में पढ़ी तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह आत्महत्या नहीं थी। उसने उसी रात जो देखा था उससे साफ था कि सिस्टर अभया की हत्या इन्हीं तीनों ने की थी। अदक्का राजा खुद क्राइम ब्रांच के ऑफिस जाकर अधिकारियों को अपनी गवाही देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पुलिस ने उसकी बात मानने के बजाय उसे चोरी के आरोप में जेल भेज दिया। क्राइम ब्रांच ने भी वही रिपोर्ट दी जो स्थानीय पुलिस पहले ही दे चुकी थी। सिस्टर अभया की मौत कुएं में डूबने से हुई, यानी यह आत्महत्या थी। लेकिन ज्यादातर लोग इस निष्कर्ष को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से मानवाधिकार कार्यकर्ता जेमोन पुथेनपुरक्कल और कई अन्य लोगों ने इस जांच के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि केरल विधानसभा में भी इस पर जोरदार हंगामा हुआ। आखिरकार जब यह मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने 1993 में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। आदेश मिलते ही सीबीआई की टीम सिस्टर अभया की मौत के रहस्य को सुलझाने में जुट गई। लेकिन जांच के बाद सीबीआई ने भी वही रिपोर्ट दी जो पुलिस और क्राइम ब्रांच पहले ही दे चुकी थी। सीबीआई का कहना था कि उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि यह हत्या का मामला है। चौंकाने वाली बात यह थी कि सीबीआई की टीम ने न तो उस नन की गवाही को गंभीरता से लिया और न ही चोर अदक्का राजा के बयान पर ध्यान दिया। सीबीआई ने यह रिपोर्ट 1996 में दी थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम को इस मामले की जांच सौंपी गई। 1999 में दूसरी टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन वह भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। टीम का कहना था कि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सिस्टर अभया की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की। हालांकि इस बार मामले को संदिग्ध जरूर माना गया, जिससे जांच आगे बढ़ने की उम्मीद बनी रही। सीबीआई की इस टीम का कहना था कि मामला संदिग्ध जरूर है, लेकिन सबूतों के अभाव में वह किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। हाईकोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फटकार लगाई और ईमानदारी से दोबारा जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद सीबीआई की तीसरी टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस टीम ने गहन पड़ताल के बाद कोर्ट को बताया कि यह मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का है। हालांकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे किसी को दोषी ठहराया जा सके। टीम का कहना था कि अब तक सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं, जिससे जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। कोर्ट ने सीबीआई की इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया और कड़ी फटकार लगाते हुए फिर से ईमानदारी और प्रभावी तरीके से जांच करने के आदेश दिए। इस बार सीबीआई ने मामले में कोई भी ठोस सुराग देने वाले को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। इसके बावजूद सीबीआई को ऐसा कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिला जिससे वह कोर्ट में यह साबित कर सके कि यह हत्या का मामला है। इसी दौरान सीबीआई के तेज तर्रार अधिकारी वर्गीज पी थॉमस, जो इस मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। 19 जनवरी 1994 को जब यह रिपोर्ट सामने आई
तब वर्गीज पी थॉमस ने घोषणा की कि वह समय से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की ईमानदारी से जांच करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका आरोप था कि केरल के कोच्चि स्थित सीबीआई ऑफिस के सुपरिटेंडेंट वी त्यागराजन उन पर दबाव बना रहे हैं कि सिस्टर अभया की मौत को आत्महत्या करार दिया जाए और कोर्ट में भी यही रिपोर्ट पेश की जाए। यह खुलासा होने के बाद सीबीआई पर काफी दबाव पड़ा और हंगामा मच गया। आखिरकार वी त्यागराजन को कोच्चि से हटा दिया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की चौथी टीम को जांच पर लगाया गया, जो केरल के कोच्चि स्थित सीबीआई ऑफिस के अफसरों की टीम थी। सीबीआई की चौथी टीम ने इस मामले में फादर कोट्टूर, फादर जोस पुथरुक्कयल और नन सिस्टर सेफी को संदिग्ध माना और इन सभी का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। जब इस बात की जानकारी कॉन्वेंट को हुई तो उसने हॉस्टल की रसोइयां के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर नार्को टेस्ट को रोकने का प्रयास किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु में इन तीनों का नार्को टेस्ट कराया गया, जो डॉक्टर मालिनी ने किया। नार्को टेस्ट के दौरान इन तीनों का जो एक बालिया बयान सामने आया, वह एक सीडी के रूप में सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने इस सीडी को कोर्ट में पेश किया ताकि यह जांच की प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके और अपराधी की पहचान के लिए अहम सबूत प्रदान किया जा सके। बाद में यह पता चला कि सीबीआई ने तीनों के नार्को टेस्ट की जो सीडी अदालत में पेश की थी, उसमें छेड़छाड़ की गई थी। इसका मतलब था कि जो बयान फादर और नन सेफी ने नार्को टेस्ट के दौरान दिए थे, उन्हें बदलकर पेश किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर मालिनी से संपर्क किया और उनसे ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भेजने को कहा, लेकिन डॉक्टर मालिनी के बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, जिससे उन्हें तुरंत नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद यह मामला फिर से लंबित हो गया और अब यह साफ नहीं हो पाया कि वह सीडी सही थी या गलत, क्योंकि कोई भी जानकारी देने के लिए सामने नहीं आया। एक दिन अचानक वही सीडी केरल के एक लोकल चैनल पर दिखने लगी। यह सीडी चैनल को कैसे और कहां से मिली, यह कभी पता नहीं चल सका। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि वह सीडी सीलबंद लिफाफे में ही पेश करें। उस सीडी में दोनों फादर और नन अपनी पूरी कहानी सुना रहे थे, जो उन्होंने नार्को टेस्ट के दौरान बताई थी। इस सीडी के बाद सीबीआई की चौथी टीम ने चोर अदक्का राजा पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसकी गवाही और घटनाओं के बारे में पहले बताई गई जानकारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कड़ी मिल सकती थी। पहली बार सन 2008 में सीबीआई ने चोर अदक्का राजा की गवाही के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट के बाद सिस्टर अभया की हत्या के मामले में पहली बार सन 2008 में दोनों फादर थॉमस कोट्टूर, जोस पुथरुक्कयल और नन सेफी को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि पहले यह मामला आत्महत्या की तरह दिख रहा था, लेकिन गवाहों और साक्ष्यों के सामने आने के बाद जांच में नया मोड़ आया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ये तीनों साल भर भी जेल में नहीं रहे और 2009 में हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। इसके बाद यह मामला फिर रुक गया। सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी और सीडी में तीनों ने जो कहानी सुनाई थी, वह कुल मिलाकर कुछ इस तरह थी। उस रात सुबह 4 बजे सिस्टर अभया पानी पीने के लिए किचन में गईं और जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीने लगी, उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। यह आवाज किचन के अंदर से आ रही थी। अंदर झांककर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर एक बार भी यकीन नहीं हुआ। फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी आपत्तिजनक अवस्था में थे और इसी क्षण फादर ने भी अभया को देख लिया। उसकी वजह यह थी कि अभया को देखकर दोनों घबरा गए थे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। चोरी भी ऐसी कि अगर बात खुल जाती तो तीनों की बदनामी तो होती ही, उन्हें वहां से निकाल भी दिया जाता। इसके बाद वे कहीं के न रहते। इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि क्यों न सिस्टर अभया की हत्या कर उनका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इससे पहले कि सिस्टर अभया भाग पाती, फादर कोट्टूर और सिस्टर सोफी ने उन्हें पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया, क्योंकि वह चीखने की कोशिश कर रही थीं। सिस्टर सोफी किचन से एक कुल्हाड़ी ले आई और उससे अभया से सिर पर हमला किया। हमले के बाद अभया जमीन पर गिर गईं और बेजान हो गईं, जिसके बाद फादर थॉमस ने सिस्टर सेफी और एक अन्य के साथ मिलकर सिस्टर अभया को कॉन्वेंट के ही कुएं में फेंक दिया। उस समय यह किसी को पता नहीं था कि सिस्टर अभया जिंदा थीं या मर चुकी थीं। इसके बाद किचन में आकर वहां फैले खून को साफ कर दिया, लेकिन सिस्टर अभया की चप्पल, फ्रिज के दरवाजे, फर्श पर पड़ी बोतल और वहां अस्त व्यस्त हुए सामान की ओर उनका ध्यान नहीं गया।
बाद में इन्हीं चीजों से लोगों को अभया के साथ कोई हादसा होने का शक हुआ। उसी समय चोर अदक्का राजा चोरी करने के इरादे से छत पर चढ़ा था। तभी उसने इन तीनों को वहां देख लिया था। उस समय उसने फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को पहचान भी लिया था। बाद में उसने दोनों की शिनाख्त भी कर दी थी। फादर जोस अंधेरे में थे, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। यह पूरी बातें नार्को टेस्ट में सामने आई थी। कोर्ट नार्को टेस्ट को सबूत नहीं मानता, क्योंकि इसमें आदमी जो भी बताता है वह नशे की हालत में यानी अर्ध बेहोशी की हालत में बताता है, इसलिए कोर्ट इसे पुख्ता सबूत नहीं मानता। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ। कोर्ट ने नार्को टेस्ट में दिए गए बयान को सही नहीं माना और तीनों को सन 2009 में जमानत पर रिहा कर दिया था। इस मामले की जिस पुलिस अधिकारी ने जांच की थी उस पर भी संदेह था। बाद में पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की गई थी। उस रात सिस्टर अभया ने जो कपड़े पहने थे वे भी गायब कर दिए गए थे। उनके शरीर पर जो चोट के निशान थे वे भी छिपाए गए थे। इस तरह इस मामले में हर कदम पर साक्ष्य और सबूत छिपाए और नष्ट किए गए। शायद इसीलिए सीबीआई ने इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को भी साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में वह हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। इस पूरे केस की जांच के दौरान कई गवाहों की मौत हो गई, जिनमें कॉन्वेंट की प्रमुख मदर सिस्टर लीजियक्स और चौकीदार एस दास का नाम भी शामिल था। वहीं सिस्टर अभया के माता पिता का निधन भी केस के दौरान ही 2016 में हो गया। इसके अलावा 150 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट में करीब दर्जन भर गवाह अपने शुरुआती बयानों से भी पलट गए। 2018 में जांच अधिकारी केटी माइकल भी आरोपी बनाए गए, लेकिन इसी साल फादर जोस को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। फादर जोस पुथरुक्कैल इस केस में सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। इसके बाद सन 2019 में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीजी अरुण की बेंच ने इस मामले में हो रही देरी की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में इस केस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 28 साल बाद 22 दिसंबर 2020 को फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केरल के कोट्टयम स्थित सेंट पायस कॉन्वेंट में रहने वाली सिस्टर अभया की मौत से जुड़ी यह क्राइम स्टोरी कई उतार चढ़ाव से गुजरी और आखिरकार हत्यारों तक पहुंच ही गई। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे लंबे चले मामलों में से एक था, जिसमें न्याय मिलने में लगभग 3 दशक लग गए। भले ही सिस्टर अभया के मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आता गया। इससे यह सीख मिलती है कि अन्याय और झूठ को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। सिस्टर अभया के लिए कई लोगों ने संघर्ष किया, तभी यह मामला सुलझ पाया। कई बार शक्तिशाली लोग सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में देर हो सकती है, पर सच को मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग समाज में नैतिकता और आदर्शों की शिक्षा देते हैं, अगर वे खुद गलत कामों में लिप्त हो जाएं, तो यह बहुत बड़ा अपराध होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने चरित्र और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इस केस में गवाहों की गवाही और सबूतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इससे यह पता चलता है कि सच्चाई के पक्ष में खड़े होने का साहस करना चाहिए। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अगर सच्चाई के लिए संघर्ष किया जाए तो अंततः दोषियों को सजा मिलती है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।